दिल्ली का तुर्कमान गेट आपके स्क्रीन पर है। तुर्कमान गेट और आसपास का इलाका भी बड़ा तारीख़ी मकाम है और इस तारीख़ी मकाम में मुसलमानों की बड़ी अजीम रूहानी और सियासी शख्सियात दफन हैं। आज हम उसके मकबरे पर आपको ले जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की पहली वाहिद मुस्लिम खातून हुक्मरान थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्ताना की। तुर्कमान गेट से जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले लेफ़्ट हैंड पर आपको बड़ी मस्जिद दिखाई देगी। बड़ी मस्जिद से और थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो दोनों रास्ते आप देख रहे हैं, इन दोनों रास्तों से आप रज़िया सुल्ताना के मकबरे की तरफ जा सकते हैं। किसी से भी आप पूछेंगे तो वह आपको हिंदुस्तान की पहली वाहिद मुस्लिम खातून हुक्मरान के मकबरे की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको बाहर का मंजर भी दिखाएंगे, मकबरे की ज़ियारत भी कराएंगे और साथ ही रज़िया सुल्ताना की पूरी तारीख़ भी बताने की कोशिश करेंगे। जब आप गली के नुक्कड़ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर ASI का बाज़ाब्ता बोर्ड भी लगा हुआ है। रज़िया सुल्ताना का मकबरा आप यहाँ पर देख रहे हैं। थोड़ा सा और जब आगे बढ़ेंगे, गली के नुक्कड़ पर ये बाज़ाब्ता लगा हुआ है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये अमरूद वाली मस्जिद दिखाई देगी और अमरूद वाली मस्जिद के सीधे सामने ये जो गली है जहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है रज़िया सुल्ताना के नाम का, ये जब इसी से आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की छोटी छोटी गलियों से गुज़रते हुए आप रज़िया सुल्ताना के मकबरे की तरफ पहुंच सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। गलियां बहुत छोटी हैं, तंग गलियां हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस गली के रास्ते से होते हुए सबसे आखिर में जो जगह है वो रज़िया सुल्ताना का मकबरा है। हम पहुंच चुके हैं वहीं पर। आप देख रहे हैं ये शाही मस्जिद रज़िया सुल्ताना, बुलबुली खाना, तुर्कमान गेट, दिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ है और यहीं पर बोर्ड पर इंग्लिश में रज़िया सुल्ताना के मकबरे की पूरी तारीख़ भी लिखी हुई है। इसी तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हिंदी में भी रज़िया सुल्ताना के मकबरे की पूरी तारीख़ लिखी हुई है। आइए अब आपको बताते हैं कि रज़िया सुल्ताना को किस तरह से हुक्मरान बनाया गया था और वो किसकी जानशीन बनी थी, पूरी तारीख़ आपको बताते हैं। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई 12वीं सदी में तो सबसे पहले हिंदुस्तान में हुक्मरान बने कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को अपना दामाद बना लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत हो गई थी 1206 में तो उसके बाद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश उनके जानशीन बने, दामाद भी बनाया उनको। फिर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को उठा करके खुद वो जानशीन बन गए थे, वो खुद बादशाह बन गए थे। और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के तकरीबन 11 बेटे थे। उन 11 बेटों में एक बेटी ये रज़िया सुल्ताना भी थी। तो रज़िया पर इतना भरोसा करते थे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अगर कहीं किसी मुहिम पर भी दिल्ली छोड़कर उनको जाना होता था तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि वो रज़िया सुल्ताना को अपना जानशीन बना करके जाते थे। यानी नाइब बादशाह के तौर पर जो काम किया करता था वो कोई बेटा नहीं था बल्कि रज़िया सुल्ताना थी जो शमसुद्दीन अल्तमश की गैर मौजूदगी में हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां संभालती थी। उन्हीं का मकबरा आपकी स्क्रीन पर है। रिवायतों में और तारीख़ में लिखा हुआ है कि ये जो दो कब्रें हैं, एक रज़िया सुल्ताना की बहन की कब्र है और एक रज़िया की कब्र है। तो पूरी तारीख़ हम आपको बताते हैं। तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इतना भरोसा करते थे अपनी बेटी पर, उसकी सलाहियत पर, कि वो जब दिल्ली से दूर जाते थे तो अपनी बेटी को अपना जानशीन मुकर्रर करके जाते थे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को अपने बेटों पर भरोसा नहीं था क्योंकि बेटे सारे ऐश परस्त थे और बुज़दिल थे, लेकिन एक बेटा बड़ा लायक था, नासिरुद्दीन महमूद के नाम से तारीख़ में उसको याद किया जाता है। लेकिन अप्रैल 1229 में बंगाल की मुहिम पर उनका इंतकाल हो गया। वो बंगाल ही के हाकिम थे। उनके इंतकाल के बाद में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की जो नज़र थी वो रज़िया सुल्ताना पर थी कि उनको अपना जानशीन बनाया जाए। बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ऐसा ही किया कि अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। अब पूरे मुल्क में बातें होने लगी कि एक औरत हुकूमत कैसे कर सकती है, एक औरत बादशाह कैसे हो सकती है, मुसलमान खातून पर्दे में रहकर हुकूमतें कैसे चला सकती है। तो रज़िया सुल्ताना को जब जानशीन मुकर्रर किया तो पूरे मुल्क में बातें होने लगी। ख़ास तौर से तुर्कान चहलगानी एक कैबिनेट थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और वो इसलिए बनाई गई थी कि ये जो तुर्कान चहलगानी है इन तमाम लोगों को इस तरह से तरबियत दी जाए, 40 लोगों की ये जमात थी, इनको इस तरह तरबियत दी जाए कि अगर बादशाह का बिल इत्तेफाक इंतकाल हो जाता है तो बादशाह की गैर मौजूदगी में इन 40 लोगों में से कोई एक ख़ास आदमी जो अहलियत रखता हो उसको बादशाह बना दिया जाए। और उन्हीं 40 लोगों में से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी थे। तो वो जो तुर्कान चहलगानी थे उन्होंने अल्तमश के इस फैसले की मुखालिफत की और उन्होंने इस फैसले को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपना जानशीन फिर रज़िया सुल्ताना को मुकर्रर ना करके रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को अपना
जानशीन मुकर्रर कर दिया। अब जब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह बना और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का इंतकाल हो गया तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह बुज़दिल भी था, ऐश परस्त भी था, लेकिन पर्दे के पीछे से जो हुकूमत चला रही थी वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की माँ चला रही थी, जिनको तुर्कान शाह कहा जाता है, वो चला रही थी, जिसकी वजह से रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की अय्याशी की वजह से और बुज़दिली की वजह से हुकूमत के जो हालात थे वो ख़राब होने लगे थे, हुकूमती इंतज़ामात ख़राब होने लगे थे। अब जब तुर्कान शाह ने देखा कि लोग मुखालिफत करने लगे हैं तो तुर्कान शाह ने अपने मुखालिफों को और बेटे के मुखालिफों को ज़बरदस्ती मारना कुचलना शुरू कर दिया, लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया, औरतों को मरवाना शुरू कर दिया, बांदियों को अपने महल से निकलवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह की तमाम हरकतें तुर्कान शाह ने की जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की। अब जब जुल्म हद से बढ़ गया तो वही तुर्कान चहलगानी यानी 40 लोगों की कैबिनेट जो पहले रज़िया सुल्ताना के हाकिम बनने की मुखालिफत कर रही थी, उन्होंने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की और उसकी माँ की मुखालिफत की और फिर रज़िया सुल्ताना को हुक्मरान बना दिया। फिर इस तरह से रज़िया सुल्ताना 1236 में हुक्मरान बनती है। चूँकि रज़िया सुल्ताना को ये पता था कि जो तुर्क हैं वो मर्दों की हुकूमत को पसंद करते हैं, मुसलमान हैं वो मर्दों की हुकूमत को पसंद करते हैं, तो रज़िया सुल्ताना उससे पहले पर्दा भी किया करती थी, अपने चेहरे को ढक कर के रखा करती थी। लेकिन जब उनको बादशाह बना दिया गया, जब वो हुक्मरान बन गई तो उन्होंने फिर अपना लिबास बदल लिया, मर्दों जैसा लिबास पहनने लगी, मर्दों जैसा हुलिया अपना लिया और अपने चेहरे के अलावा पूरे बदन को वो ढक कर के रखती थी लेकिन चेहरा खुला रखती थी। तो उन्होंने वो तमाम रंगरूप को इख्तियार किया जो एक बादशाह का रंगरूप हुआ करता है, यानी पूरी तरह से लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की कि उनकी बादशाहत को किसी तरह से कबूल किया जाए। रज़िया सुल्ताना ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने इंतज़ामी उमूर और जंगी मुहिम्मात और तदबीरों से ये भी साबित करने की कोशिश की कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का उनको जानशीन बनाने का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। इसी तरह से जब रज़िया सुल्ताना की मुखालिफत हुई, जो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के दौर में वज़ीर आज़म था, उसने मुखालिफत भी की रज़िया सुल्ताना की, मगर इस तरह की तमाम बगावतों को बड़ी आसानी से रज़िया सुल्ताना ने कुचल दिया। तमाम मुखालिफ इकट्ठे भी हुए तो रज़िया सुल्ताना की दूर अंदेशी ये थी कि उन मुखालिफों को टुकड़ियों में तब्दील कर दिया, यानी उन्हीं दुश्मनों में आपस में इंतशार कर दिया। और जब वो तमाम दुश्मनों में इंतशार हो गया तो उनकी टुकड़ियों के जो बड़े बड़े सरदार थे उनकी तमाम बगावतों को रज़िया सुल्ताना ने बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ में कुचल दिया। तो ये ज़बरदस्त इंतज़ामी उमूर के साथ तकरीबन 1236 से 1240 तक हुक्मरानी की रज़िया सुल्ताना ने। लेकिन जो सबसे अहम बात थी जो उनके लिए कातिल साबित हुई वो ये, दरबार में याकूत नामी एक हबशी था जो घोड़ों की देखरेख किया करता था। रज़िया सुल्ताना ने उससे क़ुर्बतें बढ़ा ली थीं और इन क़ुर्बतों की वजह से अफवाह फैलने लगी थी। लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान उस पर तबसरा करने लगे थे। और उससे भी बड़ी गलती रज़िया सुल्तान ने यह की कि उसको अमीरुल उमरा का ओहदा दे दिया, यानी तमाम उमरा से ऊपर उसको ओहदा दे दिया, जिसकी वजह से तुर्कान चहलगानी भी नाराज़ हो गए और हुकूमत के आला ओहदेदारान भी नाराज़ हो गए। अवाम में भी इस बात को लेकर के इंतशार हो गया। उसी तरह से मलिक अत्तूनिया जो भटिंडा का हुक्मरान था, उसने रज़िया सुल्तान को निकाह का पैगाम भिजवाया था, लेकिन रज़िया सुल्तान ने निकाह से इनकार कर दिया, शादी से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो भी गुस्से में था। इसलिए वो भी फ़ौज लेकर के निकला और इधर से रज़िया सुल्तान अपनी फ़ौज लेकर के उसकी बगावत को कुचलने के लिए निकली। मगर रज़िया सुल्तान के ही फ़ौजियों ने रज़िया सुल्तान से वफ़ा नहीं की और रज़िया सुल्तान के साथ उसकी हिमायत में नहीं खड़े हुए। रास्ते में ही रज़िया सुल्तान की उन्होंने मुखालिफत कर दी। मलिक अत्तूनिया ने जब हमला किया तो उस हमले में याकूत मारा गया, रज़िया सुल्तान को कैद कर लिया गया और रज़िया सुल्तान को कैद करके भटिंडा ले जाया गया। और फिर रज़िया सुल्तान को इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो मलिक अत्तूनिया से शादी करेगी और फिर मलिक अत्तूनिया से उसकी शादी हो जाती है, यानी रज़िया सुल्तान की शादी हो जाती है। और रज़िया सुल्तान, मलिक अत्तूनिया दोनों मिलकर के फिर ये फैसला करते हैं। इधर जो तुर्कान चहलगानी थे, दिल्ली के तख्त पर उन्होंने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बेटे बहराम शाह को बैठा दिया था। तो फिर रज़िया सुल्तान ने अपने शौहर के साथ में मिलकर के ये फ़ैसला किया कि चलो जाकर के बहराम शाह को उठाया जाए, क्योंकि दिल्ली के तख्त की असल वारिस वही है, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की असल जानशीन वो है। तो अपने शौहर मलिक अत्तूनिया के साथ फ़ौज लेकर के भटिंडा से दिल्ली के तख्त पर कब्ज़ा करने के लिए रज़िया सुल्तान निकलती हैं और कैथल के मकाम पर जंग होती है और उस जंग में मलिक अत्तूनिया को भी शिकस्त होती है, उसी तरह से रज़िया सुल्तान को भी शिकस्त होती है। बहराम शाह की जो हुकूमत
हुकूमत थी और बहराम शाह की जो फ़ौज थी एजाज़ुद्दीन के साथ मिलकर, जो लाहौर का हुक्मरान था और पहले ही रज़िया से 2 मरतबा जंग हार चुका था, तो उसके दिल में भी रज़िया के ख़िलाफ़ गुस्सा था। तो तमाम मुखालिफिन ने मिलकर के रज़िया और मलिक अत्तूनिया के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त महाज़ लगा दिया, और जिसमें रज़िया सुल्तान को बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई और इनको भागने पर मजबूर कर दिया। अब तारीख़ में अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन ये रिवायत बड़ी मजबूत है कि रज़िया सुल्तान फिर अपने शौहर से भटक गई और तमाम फ़ौजियों से भटक गई। इसलिए हिंदुस्तान की एक मलिका, हिंदुस्तान की एक सुल्तान इस मौके पर आ गई, और उसके साथ ये वक्त आ गया है कि अब उसके पास में खाने के लिए रोटी तक नहीं है। इसलिए बताया यह गया कि रज़िया सुल्तान कहीं घूमते फिरते थक हार करके कहीं पहुंची, तो खेत में एक किसान काम कर रहा था, उससे रज़िया सुल्तान ने रोटी मांगी, उसने आधी रोटी दे दी फ़कीर समझ करके। अब रज़िया सुल्तान थक हार करके वहीं सो गई। जब सो गई तो नींद आ गई। नींद के दौरान उसका कपड़ा थोड़ा सा हटा, और जब किसान ने देखा कि वो अंदर ज़ेवरात पहने हुए, तो तमाम ज़ेवरात उतार लिए। अब वो किसान जौहरी के पास जब लेकर के उन ज़ेवरात को गया, तो अंगूठी में एक ज़बरदस्त हीरा जड़ा हुआ था, और उस हीरे को देख कर के जौहरी पहचान गया कि ये किसी बादशाह की ही अंगूठी है। और फिर उसने उस ज़माने के जो सिपाही थे उनको इन्फॉर्म किया, उनको ख़बर दी, और उन सिपाहियों ने किसान को पकड़ा। और किसान को पकड़ने के बाद में जब तमाम चीज़ें उगल आईं, तो किसान ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे उस औरत को कत्ल कर दिया, उस औरत को मैंने फिर ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। तो फिर रज़िया सुल्तान को वहाँ से निकाला गया, यानी रज़िया सुल्तान की लाश को वहाँ से निकाला गया। तो रज़िया सुल्तान को कत्ल किया एक किसान ने ज़ेवरात के चक्कर में, और रज़िया सुल्तान की कब्र को फिर वहाँ से निकाला गया, और फिर दिल्ली के तुर्कमान गेट के इस इलाके में ला करके दफन कर दिया गया। आप ये कब्र देख रहे हैं, तकरीबन 700 साढ़े 700 साल पुरानी तारीख़ है इस कब्र की। 12वीं सदी ईस्वी में 1240 में ये कब्र बनी थी। आप अभी भी उसके निशानात यहाँ पर देख रहे हैं। सर सैयद ने भी इसका तज़किरा किया है, हालांकि यहाँ पर कोई नेम प्लेट नहीं है, मगर ASI ने भी इसकी पुष्टि की है कि ये रज़िया सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं और इस कहानी से आपने क्या सीखा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में साझा करिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।